कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी पैसों की दुनिया, फुल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट और तो और दोस्ती के नाम पर आपकी वल्नरेबिलिटी का कोई भी फायदा उठा सकता है। और तो और आपके भले दोस्त हो या ना हो, लेकिन दुश्मन हजार बन सकते हैं। अक्सर लोग बात तो प्यार से करेंगे, लेकिन पीठ पीछे साजिशें रची जाती हैं। और ये साजिश तब और गहरी हो जाती है जब जंग दो बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर्स के बीच हो। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये वही वॉर है जहां सब कुछ फेयर है, यहां तक कि किसी के कत्ल की साजिश भी। और ये कहानी उसी बड़ी साजिश की है जिसमें दो बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर्स शामिल हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बॉम्बे डाइंग। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। $1989 का मुंबई, यानी आज वाली मुंबई से काफी अलग। ना वो ऊंचे ऊंचे ग्लास के टावर्स थे और ना हर आदमी के हाथ में मोबाइल, लेकिन एक चीज तब भी थी और आज भी है, वो है पैसा। बहुत सारा पैसा। और जहां पैसा होता है वहां ताकत होती है, और जहां ताकत होती है वहीं लड़ाइयां भी होती हैं। फर्क बस इतना था कि उस दौर की लड़ाइयां टीवी चैनल्स पर नहीं दिखती थी। अब अखबारों में जो छपता था वो सिर्फ कहानी का ऊपर वाला हिस्सा होता था, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा होता था। बड़े कारोबारी घराने एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग तेजी से ऊपर उठ रहे थे। कुछ लोग अपनी पुरानी पकड़ बचाने में लगे थे और बाहर से सब कुछ बिजनेस जैसा दिखता था, लेकिन अंदर कई रिश्ते टूट रहे थे, कई दोस्त दुश्मन बन रहे थे और कई फैसले ऐसे लिए जा रहे थे जिनका असर करोड़ों रुपए पर पड़ता था। और किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी दुनिया के बीच एक ऐसी साजिश जन्म ले चुकी है जो आने वाले सालों में भारत के सबसे चौंकाने वाले कॉर्पोरेट क्राइम्स मामलों में गिनी जाएगी। मुंबई के साउथ हिस्से में बैठा एक आदमी उस समय देश के सबसे पावरफुल कारोबारियों में गिना जाता था। उसका नाम उद्योग जगत में इज्जत से लिया जाता था। उसका परिवार दशकों से कारोबार कर रहा था। लोग उसे एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर देखते थे, और अब उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। सुबह ऑफिस जाना, दिन भर मीटिंग्स करना और शाम को प्लानिंग करना, उसके बाद घर। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में कुछ लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कारोबार से कोई लेना देना नहीं था। वो उसके मुनाफे के बारे में बात नहीं कर रहे थे और ना ही वो उसके शेयर्स की कीमत के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि वो जानना चाहते थे कि वो किस रास्ते से ऑफिस जाता है और किस समय घर लौटता है, उसकी कार कहाँ रुकती है और उसके साथ कितने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और दिन के किस हिस्से में वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। अगर कोई अनजान आदमी ये बातें पूछे तो शायद किसी का ध्यान ना जाए, लेकिन अगर कई लोग अलग अलग जगहों पर एक ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे तो ये मामला सिंपल नहीं रह जाता। शुरुआत में किसी को कुछ समझ में नहीं आया। शहर में रोज हजारों लोग आते जाते थे और कोई किसी के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, इससे कोई अलार्म नहीं बजता। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। कुछ चेहरे बार बार दिखाई देने लगे, कभी ऑफिस के आसपास, तो कभी रास्तों पर, तो कभी उन जगहों पर जहां उस उद्योगपति का अक्सर आना जाना होता था। अब देखने में सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जब अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखा गया तो तस्वीर बदलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेशेंस के साथ तैयारी कर रहा हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। हर चीज धीरे धीरे हो रही थी, जैसे किसी को पूरा भरोसा हो कि उसके पास बहुत समय है। और यही सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी, क्योंकि अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो गुस्से में फैसला लेते हैं। सबसे खतरनाक वो होते हैं जो महीनों तक इंतजार करते हैं। और इसी दौरान मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स तक कुछ खबरें पहुंचने लगी। पहली खबर आई तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, दूसरी आई तो लोगों ने नोटिस किया, लेकिन जब तीसरी आई तो यह मामला सीरियस लगा।
और अलग अलग सोर्सेस एक जैसी बात कर रहे थे कि कोई बड़ा आदमी टारगेट हो सकता है, लेकिन कौन और क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि कुछ लोग किसी बड़े उद्योगपति के बारे में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और यह दिलचस्पी सामान्य नहीं है। अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, बहुत चुपचाप, बिना शोर किए, बिना किसी अरेस्ट के, क्योंकि अगर सामने वाले को पता चल जाता कि पुलिस उसकी तरफ देख रही है तो पूरा खेल खत्म हो जाता। इसलिए ऑफिसर्स ने सिर्फ देखना शुरू किया, कौन किससे मिल रहा है, कौन कहां जा रहा है और कौन किसे फोन कर रहा है। और इसी दौरान एक बात साफ होने लगी, ये कोई सड़क छाप अपराधियों का काम नहीं था। इसके पीछे कोई ऐसा था जिसके पास पैसा भी था, पहुंच भी थी और पेशेंस भी। अब कुछ हफ्ते बीत गए और अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगी। पुलिस को ऐसे लोगों के नाम मिलने लगे जो सीधे सामने नहीं आते थे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ करवाने की ताकत रखते थे, और ऐसे लोग जो अपराध की दुनिया और पावरफुल लोगों की दुनिया के बीच ब्रिज का काम करते हैं। उनका काम खुद सामने आना नहीं होता, उनका काम सही लोगों को सही समय पर जोड़ना होता है। अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कुछ लोग अचानक बहुत एक्टिव हो गए हैं, मीटिंग्स बढ़ गई हैं, बातचीत बढ़ गई है, और सबसे अजीब बात कि इन सब का धागा किसी न किसी तरह उस उद्योगपति की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। जब पुलिस को यकीन होने लगा था कि वो सिर्फ निगरानी का मामला नहीं है, कुछ बड़ा चल रहा है और बहुत बड़ा, लेकिन अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब नहीं मिला था। आखिर कोई इतना ताकतवर आदमी किसकी आंखों में खटक रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल, वो कौन था जिसने ये पूरा खेल शुरू किया? अब जिस आदमी के इर्द गिर्द ये पूरा रहस्य घूम रहा था, उसका नाम था नुस्ली वाडिया। उस दौर में अगर भारत के सबसे ताकतवर उद्योगपतियों की लिस्ट बनाई जाती तो उनका नाम उसमें जरूर होता। ये सिर्फ बॉम्बे डाइंग के मालिक नहीं थे, बल्कि उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनकी बात दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुनी जाती थी। उनकी एक अलग पहचान थी, और वो उन कारोबारियों में से नहीं थे जो हर विवाद से बचकर निकल जाएं। अगर उन्हें किसी बात से डिसएग्रीमेंट होता तो वो उसे खुलकर कहते थे, और इसी वजह से उनके सपोर्टर्स भी थे और क्रिटिक्स भी। बिजनेस की दुनिया में कई लोग उन्हें बेबाक मानते थे, तो कई लोग उन्हें जिद्दी कहते थे, लेकिन एक बात पर सब सहमत थे कि नुस्ली वाडिया को इग्नोर करना आसान नहीं था। और शायद यही वजह थी कि कुछ लोगों के लिए उनकी प्रेजेंस परेशानी बनती जा रही थी। उस समय तक नुस्ली को भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनके बारे में ऐसी बातें कर रहा है जिनका कारोबार से कोई लेना देना ही नहीं था। और अब जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे नुस्ली वाडिया की डेली लाइफ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गई। ऑफिसर्स ने देखा कि जिन लोगों पर उन्हें शक है वो बार बार उन्हीं जगहों के आसपास दिखाई दे रहे हैं। कहां? जहां नुस्ली का आना जाना रहता था। कभी उनके ऑफिस के पास, कभी उनके रास्तों पर जहां से उनकी कार गुजरती थी, तो कभी उन जगहों पर जहां उनकी मीटिंग्स होती थी। शुरुआत में ये सब इत्तेफाक लग सकता था, लेकिन जब अलग अलग दिनों की एक्टिविटीज को एक साथ रखा गया तो पिक्चर बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पेशेंस के साथ उनकी जिंदगी का मैप तैयार कर रहा हो। किस समय वो ऑफिस पहुंचते हैं, किस समय निकलते हैं, और उनके साथ कितने लोग होते हैं, कौन सी क्राउडेड जगह होती है और कौन सी शांत। ये इंफॉर्मेशन किसी बिजनेस रिपोर्ट के लिए नहीं जुटाई जा रही थी, बल्कि ये किसी और मकसद से इकट्ठा की जा रही थी। और यही बात पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर नुस्ली वाडिया अपनी दुनिया में व्यस्त। उस समय भारत का कॉरपोरेट माहौल तेजी से बदल रहा था। नए बिजनेस ग्रुप्स उभर रहे थे और पुराने घराने अपनी जगह बचाने में लगे थे। मार्केट में कंपटीशन अब पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। नुस्ली भी इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, और कई बार उनके स्टेटमेंट हेडलाइंस बन जाते थे। कई बार उनके डिसीजंस विवाद पैदा करते थे, लेकिन बिजनेस की दुनिया में यह सब नॉर्मल माना जाता है, और शायद इसी वजह से शुरुआत में उन्हें किसी बड़े खतरे का एहसास नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को यह साफ समझ में आने लगा था कि यह मामला सिर्फ बिजनेस डिस्प्यूट का नहीं है।
कोई ऐसा इंसान या ग्रुप मौजूद था जो नुस्ली को सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि समस्या के रूप में देख रहा था। और जब कोई ताकतवर आदमी किसी दूसरे ताकतवर आदमी को प्रॉब्लम समझने लगे तो हालात डेंजरस हो जाते हैं। और इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए जो खुद कभी खबरों में नहीं आते थे। वो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग थे, ऐसे लोग जिनका असली काम सिर्फ लोगों के बीच कॉन्टैक्ट्स बिठाना होता है। अब किसी को किसी क्रिमिनल तक पहुंचना हो तो वो व्यक्ति पहुंचा सकता है, वो रास्ता जानता है, और अगर किसी को किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना हो तो वो उसका भी इंतजाम कर सकता है। अब पुलिस को शक था कि ये लोग इसी कहानी के बीच वाली कड़ी हैं, लेकिन ऊपर कौन है ये अभी नहीं पता था, और नीचे कौन काम कर रहा है ये भी पूरी तरह क्लियर नहीं था। लेकिन बीच में खड़े कुछ चेहरे अब साफ दिखाई दे रहे थे, और जैसे जैसे उनकी एक्टिविटीज को समझा गया तो एक बात साफ होती गई। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। कई महीनों से इसकी तैयारी हो रही थी, कोई इंतजार कर रहा था और कोई सही मौके की तलाश में था। उधर कॉर्पोरेट दुनिया में भी हलचल कम नहीं थी। उस समय भारत के कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स के बीच टेंशन बढ़ रही थी। न्यूज़पेपर्स में स्टेटमेंट्स आते थे, इंटरव्यूज में टॉन्ट्स कसे जाते थे, और बिजनेस डिसीजंस को लेकर असहमति खुलकर दिखाई जाने लगी थी। नुस्ली वाडिया भी उस माहौल के सेंटर में मौजूद थे। कई बार वो ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलते थे जिन पर दूसरे लोग चुप रहना पसंद करते, और यही वजह थी कि उनके सपोर्टर्स उन्हें बहुत डेयरिंग मानते थे। लेकिन विरोधियों की लिस्ट भी छोटी नहीं थी। पुलिस ने जब इन पुराने विवादों को खंगालना शुरू किया तो उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये मामला किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से कहीं बड़ा है। शायद इसके पीछे ऐसी लड़ाई चल रही है जो करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों के हितों से जुड़ी हुई है। फिर इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने पहली बार कुछ बड़े नामों की तरफ इशारा किया। अभी किसी का नाम पब्लिक नहीं हुआ था, लेकिन कोई आरोप आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुआ था, पर ऑफिसर्स को महसूस होने लगा था कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसके आखिर में देश के सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिलीज में से एक का नाम हो सकता है। और यही वो पल था जब ये मामला सिर्फ क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, अब ये ताकत, रसूख और कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस की कहानी बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था, क्योंकि पुलिस के पास अभी सिर्फ शक था, और शक को सच साबित करने के लिए उन्हें ऐसे सबूत चाहिए थे जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दे। और अब इसी दौरान एक नाम सबसे ज्यादा डिस्कशंस में आया, कीर्ति अंबानी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के मुताबिक कुछ आरोपियों के बयान और उपलब्ध जानकारियों में उनका नाम सामने आ गया। अब यहीं से ये मामला पूरी तरह बदल गया। अब ये सिर्फ पुलिस की फाइल नहीं रह गई थी, अब ये देश के सबसे पॉपुलर कॉर्पोरेट विवादों में से एक बन चुका था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि उस समय तक कोई भी अदालत ये नहीं कह रही थी कि साजिश साबित हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे और दावे किए जा रहे थे, और हर दावा अपने साथ नए सवाल लेकर आ रहा था। और अब मीडिया में खबरें आने लगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चर्चा शुरू हो गई, और पहली बार आम लोगों ने महसूस किया कि भारत की कॉर्पोरेट दुनिया में चलने वाली लड़ाइयां अब सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रह गई हैं। इसके बाद ये मामला और सीरियस हो गया और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने वर्षों तक इसकी परतें खोली। कई लोगों से पूछताछ हुई और कई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, आरोप पत्र तक दाखिल किए गए, और इन्वेस्टिगेटर्स ने समझने की कोशिश की कि क्या वास्तव में किसी बड़े कारोबारी संघर्ष ने इस कथित साजिश को जन्म दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक दूसरी समस्या सामने आने लगी। शुरुआती आरोपों को साबित करना उतना आसान नहीं था जितना शुरुआत में लगा था। कुछ गवाह अपने पुराने स्टेटमेंट से पीछे हटने लगे, कुछ दावों को स्वतंत्र रूप से साबित करना मुश्किल हो गया। अब कई कड़ियां थी, लेकिन हर कड़ी अदालत में टिक जाए ये जरूरी नहीं था, और यही वो वजह है जहां अपराध की कहानी और अदालत की कहानी अलग हो जाती है। पुलिस को शक हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आरोप लगा सकती हैं, लेकिन अदालत को सबूत चाहिए होते हैं, और वही सबूत इस मामले की सबसे बड़ी चुनौती बन गए। और आखिरकार यह मामला अदालत पहुंच चुका था।
साल बीत चुके थे और जिन घटनाओं ने कभी पूरे देश का ध्यान खींचा था वो अब कानूनी बहसों का हिस्सा बन चुकी थी। अदालत के सामने सवाल साफ था, क्या अवेलेबल सबूत इतने मजबूत हैं कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके? सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जांच पर सवाल उठाए, गवाहियों पर सवाल उठे और आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और फिर अदालत धीरे धीरे इस कंक्लूजन पर पहुंची कि आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका। और यही वजह थी कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे उन्हें राहत मिल गई। कानूनी भाषा में कहें तो अदालत के सामने ऐसे पर्याप्त प्रमाण नहीं थे जिससे दोष सिद्ध किया जा सके। और यहीं इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, क्योंकि सालों तक जिस मामले को भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट साजिशों में एक माना गया, उसका अंतिम कानूनी परिणाम दोष सिद्ध होने के रूप में सामने नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद ये मामला आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। वजह सिर्फ आरोप नहीं है, वजह यह है कि इसने पहली बार आम लोगों को कॉरपोरेट दुनिया की उस परत की झलक दिखाई जो आम तौर पर नजर नहीं आती। यह कहानी एक कथित साजिश की थी, एक ऐसे बिजनेसमैन की थी जो खुद को निशाने पर पाता है और कुछ लोगों की थी जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, और उन सवालों की भी थी जिनका जवाब शायद आज भी हर किसी को सेटिस्फाई नहीं करता। क्या वास्तव में किसी बड़े कारोबारी संघर्ष ने यह सब जन्म दिया था? क्या जांच पूरी सच्चाई तक पहुंच पाई, या कुछ बातें हमेशा फाइलों और अफवाहों के बीच दबकर रह गईं? इन सवालों का अंतिम जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन एक बात तय है, भारत के कॉरपोरेट हिस्ट्री की जब सबसे रहस्यमयी कहानियों का जिक्र होगा तो नुस्ली वाडिया असैसिनेशन प्लॉट का नाम उसमें जरूर लिया जाएगा। और अब ये एक ऐसी कहानी है जिसमें गोलियां चली ही नहीं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने इसकी गूंज सुनी। और इस शो का भी मकसद आप तक उन क्राइम स्टोरीज को पहुंचाना है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन उनकी अहमियत उतनी ही है जितनी दूसरे पॉपुलर केसेस की। क्राइम सीन यानी जिस्ट के लेंस से हम उस स्टोरी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये शो आपको हर वेडनेसडे और सैटरडे शाम 7 बजे जिस्ट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने, कैमरे के पीछे हैं अहमद अब्बास, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।